हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप सो अच्छे हैं। अब तक चल रही होगी। हाँ जी, आज मैं आप लोगों को आईसीआई स्टडी मटेरियल से 2 एएस कवर कराऊंगा। AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स एंड AS 26 इंटेंजिबल असेट्स। इन दोनों एएस के स्टडी मटेरियल में जितने क्वेश्चन दे रखे हैं मैं सारे कवर कराऊंगा। जितने इलस्ट्रेशन दे रखे सारे कवर कराऊंगा। जितने एमसीक्यू दे रखे सारे कवर कराऊंगा। और साथ में आपको कॉन्सेप्ट भी रिवाइज कराऊंगा। एक बात और, ये जो वीडियो है रिवीजन पर्पज के लिए, इसलिए जो मेरी बोलने स्पीड रहेगी नॉर्मल स्पीड से थोड़ी ज्यादा रहेगी। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले AS 28 इम्पेयरमेंट ऑफ असेट्स। नोट्स आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। इस लिंक को मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए AS 28 ये कहता है आपने क्या करना है, रिपोर्टिंग डेट पे, बैलेंसिंग डेट पे या कोई और डेट जो एंटिटी सेलेक्ट करती है ऑन कंसिस्टेंट बेसिस, हर बैलेंस शीट डेट पे या सर कोई और डेट जिसे एंटिटी क्या करती है कंसिस्टेंट बेस पे फॉलो करती है, एंटिटी क्या करेगी सर असेट के ऊपर या सीजीओ के ऊपर, कैश जनरेटिंग यूनिट के ऊपर सर इंपेयरमेंट के इंडिकेटर लगा के देखेगी। अगर एक भी इंडिकेटर एग्जिस्ट करता है तो कंपनी क्या करेगी, फॉर्मल कैलकुलेशन करेगी इंपेयरमेंट लॉस के। ठीक जी सर। इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा सर? हम लोग कैरिंग अमाउंट का कंपैरिजन करेंगे रिकवरेबल अमाउंट के साथ। ठीक जी सर। कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? एज पर द प्रोविजन ऑफ द रिस्पेक्टिव आपका एएस। ठीक सर। जैसे मान लो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो हम लोग क्या करेंगे सर, AS 10 के अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। जैसे सर मान लो आपका इंटेंजिबल सेट है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, AS 26 के अकॉर्डिंग कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। उसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे सर? रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा? AS 28 ये कहता है कि हायर ऑफ टू आएगा, ए वैल्यू इन यूज, बी आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। आइए इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। मान लो सर एक कंपनी है, वो ट्रक चलाती। ठीक जी सर। अब ट्रक सर उसके लिए प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, क्योंकि वो सप्लाई ऑफ गुड्स और रेंडरिंग ऑफ सर्विस के लिए उसे यूज करते। ठीक जी सर। अब सर मान लो ट्रक में फिजिकल डैमेज आ गया, तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा सर इंपेयरमेंट की फॉर्मल कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो ट्रक का कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज पर द रिस्पेक्टिव प्रोविजन ऑफ सर रिस्पेक्टिव आपका एएस। जैसे AS 10 के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे? रिकवरेबल अमाउंट के साथ। रिकवरेबल अमाउंट होता है सर हायर ऑफ टू, एक आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। इट मींस क्या है कि अगर हम आज ट्रक को बेचते हैं तो सर ये कितनी वैल्यू पे बिकेगा, और इसको बेचने में जो खर्चे हैं उसे माइनस कर देंगे। ठीक जी सर। सेकंड सर, अगर मान लो हम ट्रक को नहीं बेचते बल्कि इसे यूज करते, तो ये जो जितने भी कैश फ्लो जनरेट करेगा सर उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लोग क्या करेंगे सर, इन दोनों में से कंपैरिजन करेंगे। जो हायर ऑफ टू होगा वो क्या बन जाएगा? रिकवरेबल अमाउंट। सर हायर ऑफ टू क्यों? देखिए मान लेते हैं सर अगर हम ट्रक को यूज करते हैं तो सर जो भी कैश फ्लो जनरेट करेगा ट्रक, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है, मान लेते हैं सर वो 5 लाख आ गई। और अगर हम ट्रक को आज बेचते हैं तो सर बेचने से जो भी आपका सर फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, मतलब अगर हम असेट को बेचे तो कितना प्राइस आएगा सर, उसमें से हम क्या करेंगे, डिस्पोजल कॉस्ट माइनस कर देंगे। सर मान लेते वो अमाउंट आया आपका 4,50,000, तो हम लोग क्या करेंगे सर, असेट को यूज करना पसंद करेंगे, इसलिए सर ये अमाउंट कंसिडर करेंगे। मान लो सर अगर हम असेट को बेचते हैं और आपका जो भी सेलिंग एक्सपेंडिचर उसको माइनस करते हैं तो अमाउंट आता है 610, तो हम लोग क्या करेंगे सर, असेट को बेचना पसंद करेंगे। ठीक जी सर। अब सर अगर मान लो रिकवरेबल अमाउंट आपका कैरिंग अमाउंट से कम है तो डिफरेंस आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा। ठीक जी सर। इंपेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे निकलेगा? कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस। ठीक जी सर। इंपेयरमेंट लॉस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा? इंपेयरमेंट लॉस टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस। इंपेयरमेंट लॉस को हम लोग क्या करेंगे सर, पीनल अकाउंट में चार्ज कर देंगे। लेकिन अगर मान लो एंटिटी के पास ऑलरेडी क्या है, रिवैल्यूएशन सरप्लस है उस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट, तो हम लोग क्या करेंगे फिर सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अगेंस्ट जो रिवैल्यूएशन सरप्लस है पहले उसके साथ एडजस्ट करेंगे। बैलेंस हम कहां लेके जाएंगे सर? बैलेंस हम पीनल अकाउंट के अंदर लेके जाएंगे। और जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है सर उसे हम बैलेंस शीट में क्या करेंगे सर, आपका कॉस्ट प्लस माइनस रिवैल्यूएशन माइनस सर एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन माइनस इंपेयरमेंट लॉस सर, नेट करके उसे बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक जी सर। सर सीजी को मतलब होता है बिजनेस की वो छोटी से छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है। ठीक जी सर। सर सीजीयू का इंपेयरमेंट लॉस कैसे कैलकुलेट होगा? देखिए सीजीयू के अंदर जितनी भी असेट होंगी हम लोग पहले क्या करेंगे सर, उन सारी असेट के कैरिंग अमाउंट को कैलकुलेट करके सर एग्रीगेट अमाउंट कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है जी सर। सर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे सर, जो सीजीयू है ना उसका रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। ठीक जी सर। मान लेते हैं सर जो सीजीयू है उसके अंदर 3 असेट है, एक असेट का नाम ए है, एक का बी है, एक का सी है। सर ए का कैरिंग अमाउंट है आपका 4 लाख, बी का कैरिंग अमाउंट है सर मान लेते हैं आपका 350, और सी का कैरिंग अमाउंट है सर 250। तो टोटल कैरिंग अमाउंट कितना आ गया? 10 लाख आ गया।
अब सर सीजीयू को हम लोग क्या करेंगे, रिकवरेबल अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। मान लेते हैं सर रिकवरेबल अमाउंट आपका 8 लाख है, तो 2 लाख का इंपेयरमेंट लॉस हम लोग क्या करेंगे सर, सीजीयू के अंदर से जितनी भी असेट है, इन असेट का जो कैरिंग अमाउंट है सर, इसकी रेशो में हम लोग क्या करेंगे सर, 2 लाख के लॉस को एलोकेट कर देंगे। ठीक जी सर। और जो लॉस आएगा सर उसे क्या करेंगे फिर सर, इसमें से माइनस कर देंगे और इसके बाद सर आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट अंडर सीजीयू आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर क्या होता है, यहां पे मान लेते हैं एक सीजीयू है और सीजीयू के अंदर 3 असेट है। ठीक है जी सर। 10 लाख का सर कैरिंग अमाउंट है। अब सर जो सीजीयू का रिकवरेबल अमाउंट है वो 16 लाख है, तो सर यहाँ पे इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा। लेकिन सर हुआ क्या, असेट जो ए है ना, इसके अंदर फिजिकल डैमेज आ गया। अब अगर ए एसेट के अंदर फिजिकल डैमेज आ गया तो हमने सर जब इसके रिकवरेबल अमाउंट के साथ कंपैरिजन किया तो रिकवरेबल अमाउंट मान लो 370 आया, तो क्या 30,000 का इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करेंगे सर। AS28 ये कहता है कि अगर मान लो कोई एसेट सीजीयू का पार्ट है और सीजीयू में इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, तो उस केस में सर आप इंडिविजुअल एसेट पे इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन करते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 1, एर्गो इंडस्ट्री लिमिटेड। एक बात और, मैं आपको हर क्वेश्चन से पहले पढ़ने का टाइम दिया करूंगा। आपने क्या करना है, वीडियो को पॉज करके एक बार क्वेश्चन खुद से पढ़ना, फिर हम लोग मिलकर क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि पढ़ेगा क्वेश्चन तभी पढ़ेगा क्वेश्चन। देखिए कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि गलती हो जाती है और बाहर आके पता लगता है, एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आके पता लगता है कि जो गलती हुई ना, वो आंसर में गलती नहीं थी, बल्कि हमने क्वेश्चन गलत पढ़ लिया था। इसलिए आप मेक इट हैबिट, जब भी आप क्वेश्चन पढ़े सर अच्छे से क्वेश्चन पढ़े। ठीक जी सर। एर्गो इंडस्ट्री लिमिटेड, एक बार क्वेश्चन को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेंगे। गिव द फॉलोइंग एस्टिमेट ऑफ द कैश फ्लो रिलेटिंग टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ऑन 31 दिसंबर X1। डिस्काउंट रेट सर आपका 15%। ठीक जी सर। सर नेक्स्ट 5 ईयर के कैश फ्लो दे रखे आपको 2, 3, 4, 5, 6। ठीक जी सर। रेजुअल वैल्यू एट द एंड ऑफ द 6 सर आपका 1000 है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर आपने कब परचेज की थी सर, XX दे रखा है यहाँ पे। ठीक है जी सर। और ये X1 है। अब देखते हैं सर, यूजफुल लाइफ सर आपकी 8 ईयर है। ठीक है। नेट सेलिंग प्राइस है 31 दिसंबर X1 को सर 20,000 है। कैलकुलेट ऑन 31 दिसंबर X1 कैरिंग अमाउंट एट द एंड ऑफ द X1। सर आपने X1 की डेट पे क्या करना है सर, कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना है। अब यहां देखिए कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, कॉस्ट दैट इज आपका 40,000 माइनस डेप्रिसिएशन टिल डेट। ठीक जी सर। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, 40,000 माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू सर आपका 1000 दे रखी है, डिवाइड बाय सर यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट आपका 8 ईयर है, इनटू सर लाइफ आपका एक्सपायर्ड। ठीक जी सर। अब कितनी लाइफ ऑफ द एसेट एक्सपायर्ड हो चुकी है सर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्वेश्चन ने बोला 8 ईयर। ठीक है। अब यहाँ के बाद अगर आप देखेंगे तो सर क्वेश्चन ने आपको कैश फ्लो दे रखे 5 ईयर के, 1, 2, 3, 4, 5, तो 8 माइनस 5 3 ईयर हो गया। ठीक जी सर। क्योंकि सर जिस तरह से इसने इन्फॉर्मेशन दे रखी तो कन्फ्यूजन हो सकती है कि यहाँ पे आपका XX है, X0 X1 है, या XX के बाद X1 है। ठीक जी सर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। ठीक, तो सर ये X0 है, बट आपको इतना टेक्निकल जाने की नीड नहीं है। यहाँ पे देखिए सर, असेट की यूजफुल लाइफ आपकी टोटल 8 ईयर है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सर 5 ईयर है, तो 3 ईयर बीत गया। ठीक जी सर। तो 3 ईयर का डेफिनेशन कितने से आएगा, 40,000 माइनस 1,000 डिवाइड बाई 8। आपका पर एनम डेप्रिसिएशन है सर 4875 इंटू 3 सर 14625। तो कैरिंग अमाउंट आ गया 25375। ये कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक जी सर। चले हाँ जी, आइए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। वैल्यू इन यूज, वैल्यू इन यूज कैसे कैलकुलेट करेंगे सर, ये जितने कैश फ्लो हैं इनके प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक बात और सर, ये देखिए ये जो कैश फ्लो ना, ये असेट को यूज करके सर रिसीव हो रहे हैं। अब अगर हम असेट को आज बेचते हैं तो नेट सेलिंग प्राइस कितने से सर, 20,000 से। अगर हम असेट को यूज करते हैं तो नेक्स्ट 5 ईयर सर ये कैश फ्लो जनरेट होंगे। लेकिन सर 5th ईयर के बाद हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे सर, इस असेट को बेच देंगे तो 1000 के ये कैश फ्लो जनरेट होंगे, तो 1000 सर हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो ये 5000 कैश फ्लो आ जाएंगे। ठीक जी सर। डिस्काउंट रेट सर 15% दे रखा है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट कर लेंगे और ये सर आपका वैल्यू न्यूज आ गया। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ 2, एक आपका नेट सेलिंग प्राइस, सेकंड सर आपका वैल्यू न्यूज सर आपका 20,000 आंसर आ गया। ठीक है, रिकवरेबल अमाउंट। ठीक जी सर।
इम्पेयरमेंट लॉस, सर इम्पेयरमेंट लॉस का फॉर्मूला है कैरिंग अमाउंट दैट इज 25375 दिस वन, और माइनस सर आपका रिकवरेबल अमाउंट 5375। सर ये क्या आ जाएगा आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ गया। इसके बाद सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट, रिवाइज कैरिंग अमाउंट का फॉर्मूला होता है कैरिंग अमाउंट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। कैरिंग अमाउंट कितने से है सर 25375 से, और इम्पेयरमेंट लॉस 5375 से, तो सर आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट 20,000 आ गया। ठीक जी सर। यहाँ पे स्टूडेंट कहते हैं कि सर एक बात बताइए, मैंने कहा हाँ जी, रिवाइज कैरिंग अमाउंट का आपने फॉर्मूला बोला है कैरिंग अमाउंट माइनस इम्पेयरमेंट लॉस। मैंने कहा हाँ जी सर, हम ऐसा नहीं बोल सकते रिवाइज कैरिंग अमाउंट इक्वल टू रिकवरेबल अमाउंट, बेटा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते। क्यों सर? मान लो सर यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट आपका 26,000 होता, फिर सर फिर तो इम्पेयरमेंट लॉस होता ही नहीं। अगर इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होता तो सर ये आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट सेम आ जाता। ठीक जी सर। अब सर हम एक काम करते हैं, मैंने कहा हाँ जी, हम ऐसे याद कर लेते हैं कि अगर रिकवरेबल अमाउंट कम है तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट इक्वल टू आपका रिकवरेबल अमाउंट, अगर रिकवरेबल अमाउंट ज़्यादा है तो रिवाइज कैरिंग अमाउंट इक्वल टू ओरिजिनल कैरिंग अमाउंट। बेटा ये सब जमेला क्यों कर रहे हैं आप सिंपल समझिए ना, कैरिंग अमाउंट को हमें क्या करना, इम्पेयरमेंट लॉस से रिड्यूस कर देना, तो आपका रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक जी सर। और सर जो रिवाइज कैरिंग अमाउंट है उसे हम लोग क्या करेंगे सर आगे के लिए कंसिडर करेंगे। ठीक जी सर। डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर X2, सर डेप्रिसिएशन कितने से आएगा सर? डेप्रिसिएशन अपना आ जाएगा नेक्स्ट ईयर का सर 20,000 अपना रिवाइज कैरिंग अमाउंट है, माइनस सर आपका एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ, आपका 3800 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक जी सर। यहाँ पे ये नोट दे रखा क्वेश्चन है, हालांकि मैंने जानबूझ के सर इस नोट को इग्नोर किया था ताकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए और ये नोट ना दे तो सर फिर आप एक्सपायर्ड यूजफुल लाइफ सर ऐसे कैलकुलेट कर ले, आपका टोटल यूजफुल लाइफ माइनस सर आपका रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। ठीक जी सर। हालांकि यहाँ पे सर क्लियर लिखा है कि XX इज द इमीडिएट प्रीसीडिंग ईयर बिफोर द ईयर X0, तो 1 ईयर 2 ईयर और X1 सर 3rd ईयर। ठीक जी सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। क्या लिखता है? X Limited is having a plant carrying amount of which is rupees 100 lakh on 31st March X1. Its balance useful life is 5 year, ठीक है, and residual value at the end of the 5th year is rupees 5 lakh, ठीक है सर। 100 lakh कैरिंग अमाउंट है, मतलब बुक वैल्यू है, मतलब कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन है, और प्लस माइनस अगर कोई रिवैल्यूएशन तो उसका इफेक्ट आ गया। ठीक। एस्टिमेट फ्यूचर कैश फ्लो यूजिंग द प्लांट इन द नेक्स्ट 5 ईयर आर, सर ये आपके एस्टिमेटेड कैश फ्लो दे रखे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे सर इसमें लास्ट में 5 लाख और ऐड कर देंगे, और सर डिस्काउंट फैक्टर कितना है आपका 10% है, तो 10% के हिसाब से सर पीवी कैलकुलेट करेंगे, डिस्काउंट फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और मल्टीप्लाई करके सर पीवी कैलकुलेट करेंगे। सर ये आपका वैल्यू नहीं यूज आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन ने आपसे क्या मांगा, कैलकुलेट वैल्यू न्यूज, ठीक है, एंड ऑल्सो कैलकुलेट द रिकवरेबल अमाउंट इफ द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ द प्लांट, इफ द नेट सेलिंग प्राइस ऑफ प्लांट ऑन 31st मार्च X1 इज 60 लाख, तो सर 60 लाख और आपका 1 to 1.92 विच एवर इज हायर 1 to 1.92 आ गया। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 3 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए इंपेयरमेंट लॉस को हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे सर? P&L अकाउंट में, लेकिन अगर सर जिस असेट का हमने इंपेयरमेंट किया है अगर उसके आगे सर रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑलरेडी अवेलेबल है तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर इंपेयरमेंट लॉस को रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे, बैलेंस इंपेयरमेंट लॉस को कहाँ लेके जाएंगे? P&L अकाउंट के अंदर। ठीक जी सर। पढ़िए इलस्ट्रेशन नंबर 3 ना, बहुत ही बढ़िया इलस्ट्रेशन है। देखिए क्या लिखता है, G Limited acquired a machine on 1st April X0 for ₹7 करोड़। सर जी ने क्या किया, एक मशीन एक्वायर की है 1st अप्रैल को 7 करोड़ की, ठीक है, X0 को, दैट हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 7 ईयर। ओके सर, कॉस्ट कितनी है 7 करोड़, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी सर 7 ईयर। ठीक जी सर। द मशीन इज डेप्रिसिएटेड ऑन SLM, ठीक है, एंड डज नॉट कैरी एनी रेजिडुअल वैल्यू। ओके तो 1 करोड़ का पर एनम सर आपका क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन आ जाएगा। ठीक जी सर। चलिए ऑन 1st अप्रैल X4 सर X1 X2 X3 X4 4 ईयर के बाद द कैरिंग वैल्यू ऑफ द मशीन वाज रीअसेस्ड एट रुपीज 5.10 करोड़ एंड द सरप्लस अराइजिंग आउट ऑफ द रिवैल्यूएशन बीइंग क्रेडिटेड टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक जी सर। देखिए सर आपका 7 करोड़ असेट की कॉस्ट थी, 4 ईयर का डेप्रिसिएशन सर आपका 4 करोड़ आ गया, तो सर 3 करोड़ आपका कैरिंग अमाउंट आ गया। अब हमने क्या किया सर, रिवैल्यू किया, तो जो रिवैल्यूएशन का अमाउंट है सर वो कितना आया है आपका 5.1। एक स्टूडेंट की ना क्वेरी आती है कि सर एक बात बताइए, जब AS10 ये कहता है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को आप रिवैल्यू कर सकते हैं तो फिर इंपेयरमेंट ऑफ एसेट के AS की नीड ही क्यों पड़ी? मैं इस बात का आंसर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कराने के बाद दूंगा। ठीक जी सर। अब ये देखिए सर बैलेंस शीट की अगर मैं बात करूं तो एक साइड सर क्या आ जाएगा आपका PP का अमाउंट आ जाएगा सर 3 + 2.1 5.1, और सर इधर आ जाएगा रिवैल्यूएशन सरप्लस।
2.1। यहाँ रुकेंगे और कुछ प्यारी प्यारी सी बातें डिस्कस करेंगे। देखिए सर, अगर हम असेट को रिवैल्यू करते हैं तो सर जो भी डेप्रिसिएशन होगा वो रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर आएगा, बिल्कुल ठीक है, और वो पूरा डेप्रिसिएशन पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा, ठीक है। व्हाट अबाउट बैलेंस ऑफ रिवॉल्यूशन सरप्लस? सर यहाँ पे इस बैलेंस को मेंटेन करने के दो तरीके हैं, दो अल्टरनेटिव है। एक, सर सेम बैलेंस मेंटेन कर सकते टिल द डेट डिस्पोजल ऑफ द एसेट, या सर दूसरा, सर टू द एक्सटेंट ऑफ एडिशनल डेप्रिसिएशन, सर हम लोग क्या कर सकते हैं, रिवॉल्यूशन सरप्लस को सर रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर सकते हैं, मीन सर रिवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर सकते हैं। अब सर हम कौन सा यहाँ पे वे फॉलो करेंगे, कौन सा अल्टरनेटिव फॉलो करेंगे, सर ये कंपनी अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनाएगी, ठीक जी सर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखता है, फॉर द ईयर एंडेड March X6, सर 2 साल के बाद, कंडीशन इंडिकेटिंग एन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन एग्जिस्टेड एंड द अमाउंट रिकवरेबल एसर्टेन टू बी ओनली 79 लाख, ठीक सर। इम्पेयरमेंट की कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी आपका March X6 में ईयर एंड पे, और जो रिकवरेबल अमाउंट है वो केवल सर 79 लाख है, ठीक है जी सर। तो यहाँ पे सर हम लोग क्या करेंगे, सर देखिए 2 ईयर का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, 5.1 माइनस 5.1 डिवाइड बाय 3 ईयर इंटू 2 ईयर, सर ये 1.7 का अमाउंट आ गया, ठीक जी सर। 0.79 सर रिकवरेबल अमाउंट है, तो 0.91 आपका क्या आ जाएगा, इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा, ठीक है जी सर। अब इस इम्पेयरमेंट लॉस को हम लोग क्या करेंगे सर, सबसे पहले सर रिवॉल्यूशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करेंगे और बैलेंस पीएनएल अकाउंट में चार्ज करेंगे, ठीक जी सर। अब रिवॉल्यूशन सरप्लस का सर यही बैलेंस आएगा या यही बैलेंस आएगा, या सर एडिशनल डेप्रिसिएशन, कितना आएगा एडिशनल डेप्रिसिएशन, देखिए सर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ आपका 3 ईयर है, तो 2.1 डिवाइड बाय 3 ईयर, ठीक जी सर, इंटू 1.4 हम 2 ईयर के अंदर सर इसे रिवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, तो 0.7 का बैलेंस आ गया। या दूसरा तरीका क्या है, डेप्रिसिएशन पहले कितना चार्ज हो रहा था सर 1 करोड़, अब कितना चार्ज हो रहा है सर 1.7, तो एडिशनल डेप्रिसिएशन कितने से आ गया सर आपका 0.7 से इंटू 2 ईयर, सर 1.4 हम कहाँ भेज देंगे, रिवेन्यू रिजर्व में, ठीक जी सर। अब देखते क्वेश्चन क्या कहता है आगे, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द लॉस ऑन इम्पेयरमेंट ऑफ द मशीन, सर हमने कैलकुलेट कर लिया, दैट इज आपका 0.91, and so how this loss is to be treated in the books of G Limited. G Limited had followed the policy of writing down the revaluation surplus by the increased charge of depreciation resulting from the revaluation, ठीक है। तो सर ये पॉलिसी कंपनी फॉलो करती है, तो हम लोग क्या करेंगे सर, 0.91 का जो इम्पेयरमेंट लॉस है उसमें सर उसको सर सबसे पहले किसके साथ एडजस्ट करेंगे, रिवॉल्यूशन सरप्लस के साथ, बैलेंस सर कहाँ लेके जाएंगे, P&L अकाउंट के अंदर, ठीक जी सर। चलिए P&L अकाउंट के अंदर रिवॉल्यूशन सर रिजर्व के साथ ये इम्पेयरमेंट लॉस एडजस्ट कर दिया, ठीक जी सर। चलिए आपका इलस्ट्रेशन नंबर 4, बट इससे पहले मैंने एक कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करना था कि जब AS10 ये कहता है कंपनी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे रिवॉल्यूशन मॉडल लगा सकती है, तो फिर AS28 की नीड क्यों पड़ी। देखिए बेटा बात सुना ध्यान से, AS10 रिवॉल्यूशन के लिए मैंडेटरी नहीं कहता, वो कहता सर आपकी मर्जी है। इट मीन्स ये है कि कंपनी को अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बनानी पड़ेगी, सब्सिक्वेंटली आइदर कॉस्ट मॉडल और रिवॉल्यूशन मॉडल, ठीक जी सर। जबकि सर आपका AS28 है, इसमें सर इंपेयरमेंट मैंडेटरी है अगर इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक जी सर। सेकंड सर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट पे हम रिवॉल्यूशन मॉडल अप्लाई करते हैं सर, वो आपका क्लास ऑफ असेट वाइज ऐसा करते हैं, ठीक जी सर। लेकिन सर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, वो सारी एसेट सर जो आपके AS28 के स्कोप में आती है सब के ऊपर इंपेयरमेंट होगा, ठीक जी सर। सर यहाँ पे गेन भी हो सकता है, सर यहाँ पे कभी गेन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ लॉस होगा। हाँ ये हो सकता है कि अगर लॉस है और बाद में सर इंडिकेटर अपने फेवर में, तो हम लोग सर उसका रिवर्सल कर देंगे, ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन 4, तो AS28 की नीड इसलिए पड़ी सर क्योंकि AS28 सर इंपेयरमेंट की बात करता है, इट मींस वो वैल्यू के डिक्रीज की बात करता है। देखिए डेप्रिसिएशन जो बेसिकली होता है ना सर, वो असेट को यूज करने की वजह से चार्ज होता है, इट मींस क्या है कि हम असेट को यूज कर रहे हैं इसलिए उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो रहा है, ठीक जी सर। जबकि इंपेयरमेंट सर जो है वो आपका इवेंट के बेस पे होता है, ठीक जी सर। असेट को यूज करने की वजह से वैल्यू नहीं गिरती, बल्कि सर इवेंट की वजह से सर क्या होता है, वैल्यू गिरती है। चलिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, X Limited purchased a property plant and equipment 4 year ago for 150 lakh and depreciate it at 10% per annum on straight line method, ठीक है। 4 साल पहले सर हमने असेट को 150 पे लिया था, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो सर आपका 15 इंटू 4 60 का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बैलेंस आ गया, ठीक जी सर। एट द एंड ऑफ द 4th ईयर, सर 4th ईयर के बाद ये कैरिंग अमाउंट आ गया। अब इसका कंपैरिजन किसके साथ करेंगे सर,
हम सर कंपैरिजन करें रिकवरेबल अमाउंट के साथ, ठीक जी सर, इम्पेयरमेंट के लिए, ठीक जी सर। लेकिन मैं आपको बता दूं इम्पेयरमेंट हम कब करते हैं सर, देखिए सबसे पहले सर असेट की कॉस्ट आएगी, माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, प्लस माइनस सर रिवैल्यूएशन आएगा, ठीक जी सर। और सर उसके बाद सर फिर इम्पेयरमेंट आता है, ठीक जी सर। सर अगर मान लो रिवैल्यूएशन की डेट में और इम्पेयरमेंट की डेट में डिफरेंस है तो हम लोग पहले क्या करेंगे सर, रिवैल्यूट करेंगे, और फिर सर रिवैल्यू डेट से लेके और इम्पेयरमेंट की डेट तक का डेप्रिसिएशन उसमें से पहले माइनस करेंगे, ठीक जी सर। चलिए, एट द एंड ऑफ द फोर्थ ईयर इट वाज हैज रिवैल्यूड द असेट, सर यहाँ पे इंपेयरमेंट नहीं हुआ, उसने क्या किया, असेट को रिवैल्यू किया एट 75 लाख एंड हैज रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू पी एंड एल। ये लाइन ना भी लिखता ना, हैज रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू द पी एंड एल, तभी सर हम लोग क्या करते हैं, इस लॉस को पी एंड एल अकाउंट के अंदर लेके जाते हैं, क्योंकि AS 10 ये कहता है अगर असेट की रिवैल्यूड अमाउंट ज्यादा है तो गेन होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस सर आपका बैलेंस शीट के रिजर्व सरप्लस में चला जाएगा, ठीक जी सर। लेकिन सर अगर लॉस है तो हम लोग कहाँ चार्ज करेंगे, पी एंड एल अकाउंट के अंदर, ठीक जी सर। एंड हैज रिटर्न ऑफ द लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक सर। असेट को हमने रिवैल्यू कितने में कर दिया, 75 पे, तो 15 का सर क्या आ गया सर, ये आपका रिवैल्यूएशन लॉस आ गया। इसे हम क्या करेंगे सर, चार्ज कर देंगे किसके अंदर सर, पी एंड एल अकाउंट के अंदर, और रिवाइज कैरिंग अमाउंट 75 आ गया, ठीक जी सर। However, on the date of revaluation, the market price is आपका 67.5 लाख and expected disposal cost are 3 लाख। तो सर आपका फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल कितने से आ गया, 64.50 से, ठीक है। What will be the treatment in respect of the impairment loss on the basis that the fair value for the revaluation purpose is determined by the market value and the value न्यूज सर कितने से, 60 लाख से। सर ये देखिए वैल्यू न्यूज आ गई, तो सर यहाँ पे हायर ऑफ टू रिकवरेबल अमाउंट आएगा 64.5, कैरिंग अमाउंट माइनस आपका रिकवरेबल अमाउंट, ये आपका इंपेयरमेंट लॉस आ गया। अब इस इंपेयरमेंट लॉस को हम क्या करेंगे सर, चार्ज कर देंगे कहां पे, पी एंड एल अकाउंट के अंदर, क्योंकि सर यहाँ पे रिवोल्यूशन सरप्लस नहीं है, ठीक जी सर। चलिए, ये देखिए इंपेयरमेंट लॉस पी एंड एल अकाउंट में चला जाएगा, ठीक जी सर। आपका रिवोल्यूशन लॉस सर जो था 15 लाख का, वो भी कहाँ चार्ज होगा, पी एंड एल अकाउंट के अंदर। ये देखिए सर, चले आगे, हाँ जी सर आइए। इसके बाद सर इलस्ट्रेशन समाप्त होते हैं, क्वेश्चन अब चलते हैं MCQ पे, बाद में लौट के आएंगे। देखिए कैश जनरेटिंग यूनिट बेसिकली क्या होता है सर, एक कंपनी की स्मॉलेस्ट यूनिट सर जो इंडिपेंडेंट लार्जली कैश सर जनरेट करते हैं, ठीक है जी सर। एक एग्जांपल बताता हूं आपको ना, देखिए सर क्या होता है, एक कंपनी ना दो मेजर एक्टिविटी करती है, एक सर उसका रेस्टोरेंट है और एक मान लो सिनेमा हॉल चलाती है। अब सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो सिनेमा हॉल है सर वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है, सर जो रेस्टोरेंट है वो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करता है, तो ये सर दो CGU बन जाएंगे, ठीक है जी सर। CGU सर बिजनेस की वो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो लार्जली इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करती है, ठीक जी सर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखता है, ए पब्लिशर ओन 150 मैगजीन टाइटल ऑफ विच 70 वर परचेस्ड। सर एक पब्लिशर के पास ना 150 मैगजीन टाइटल है, ठीक है। 70 सर उसने परचेज कर रखे और 80 सर उसके सेल्फ क्रिएटेड है, ठीक जी सर। द प्राइस पेड फॉर ए परचेज मैगजीन टाइटल इज रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल सेट, बिल्कुल, क्योंकि AS 26 ये कहता है कि अगर हम लोग सर इंटेंजिबल सेट को एक्वायर करते हैं तो सर हम क्या करेंगे सर, उसे इनिशियली कॉस्ट प्राइस पर रिकॉर्ड करेंगे, ठीक जी सर। फर्दर AS 26 ये कहता है कि अगर सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल सेट है तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको दो कैटेगरी में बांटना पड़ेगा, एक वो सर जिसके ऊपर हमने कॉस्ट इनकर्ड की और एक वो जिसके ऊपर कॉस्ट इनकर्ड नहीं की। सर वो सर जिसके ऊपर हमने कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं की तो सर हम उसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते, ठीक जी सर। और इवन सर वो असेट सर जिसके ऊपर हमने कोई कॉस्ट इनकर्ड नहीं की, अगर वहां पे हम कोई एक्सपेंडिचर इनकर्ड भी करते हैं तो सर हम लोग क्या करते हैं सर, उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं एज ए बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक जी सर। क्योंकि सर वो असेट ऐसी होती है जो आपकी वक्त के साथ सर क्रिएट होती है, जिनकी वैल्यू, ठीक। द कॉस्ट ऑफ क्रिएटिंग मैगजीन टाइटल एंड मेंटेनिंग द एग्जिस्टिंग टाइटल आर रिकॉग्नाइज एज एन एक्सपेंसिव व्हेन इनकर्ड, बिल्कुल ठीक है सर। ये जो सेल्फ जनरेटेड है इसके अगेंस्ट खर्चा P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं। कैश इनफ्लो फ्रॉम डायरेक्ट सेल एंड एडवर्टाइजिंग आर आइडेंटिफिएबल फॉर ईच मैगजीन टाइटल। अच्छा सर, जैसे ईच मैगजीन जो टाइटल है उसके ऊपर जो हमने एडवर्टीजमेंट वगैरह की है हम उसे डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और सर उसकी जो सेल है हम डायरेक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टाइटल्स आर मैनेज बाई कस्टमर सेगमेंट, ठीक है। द लेवल ऑफ एडवर्टाइजिंग इनकम फॉर ए मैगजीन टाइटल डिपेंड ऑन द रेंज ऑफ टाइटल इन द कस्टमर सेगमेंट टू विच द मैगजीन टाइटल रिलेट, ठीक। मैनेजमेंट हैज ए पॉलिसी टू अबेंडन old title before the end of their economic life and replace them immediately with a new title for the same customer segment। ये देखिए सर, मैनेजमेंट की पॉलिसी है कि वो अबेंडन कर सकता है ओल्ड टाइटल को
बिफोर द एंड ऑफ देयर इकोनॉमिक लाइफ, और उसे रिप्लेस कर सकता है उसे न्यू टाइटल के साथ, ठीक। व्हाट इज द कैश जनरेटिंग यूनिट फॉर एन इंडिविजुअल मैगजीन टाइटल। देखिए सर, हर टाइटल यहाँ पे इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, तो सर हर टाइटल अपने आप में क्या बन जाएगा सर, एक आपका कैश जनरेटिंग यूनिट बन जाएगा, ठीक जी सर। क्योंकि कैश जनरेटिंग यूनिट का मतलब है सर बिजनेस की वो छोटी छोटी यूनिट जो इंडिपेंडेंट कैश फ्लो जनरेट करने की कैपेसिटी रखती है, ठीक जी सर। सोल्यूशन, ये आप एक बार रीड कर लेना। Therefore, it is likely that individual magazine titles generate cash inflow that are largely independent of each other, and each magazine title is a separate CGU, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 क्या लिखता है, एन asset does not meet the requirement of environment law। अच्छा, इसका एक कॉन्सेप्ट पहले वो करा देता हूँ। देखिए क्या होता है, बात सुनिए ध्यान से ना, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू से एक्सप्लेन करता हूँ। एक हॉस्पिटल है, ठीक जी सर, उसके पास ना एक मशीन है, ठीक जी सर। सर जो मशीन है उसका कैरिंग अमाउंट है 1,00,000 रुपीज का, ठीक है जी सर। सर अचानक क्या हुआ, एक शॉर्ट सर्किट हुआ और सर मशीन डैमेज हो गई। अब सर हमने मशीन की वैल्यू न्यूज निकाली, सर मशीन यूज नहीं हो पाएगी, तो जीरो वैल्यू न्यूज आ गई, ठीक जी सर। हमने एक बंदे को फोन लगाया कि साहब इस मशीन को डिस्पोज करना, कितने पैसे दोगे। बंदे ने बोला सर ये जो मशीन है ना, इसे डिस्पोज करने की कॉस्ट आएगी, मैं पैसे दूंगा, बल्कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अंदर केमिकल वगैरह हमें वो डिस्पोज करने पड़ेंगे और आपको 15,000 की पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक जी सर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सर कैरिंग अमाउंट 1,00,000 है, रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ टू आपका वैल्यू न्यूज और आपका फेयरवेल लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल जो कि सर नेगेटिव है, तो सर ये जीरो आपका क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे रिकवरेबल अमाउंट आ जाएगा, तो इंपेयरमेंट लॉस सर 1,00,000 का आ गया। इट मीन स्टेटमेंट ये है कि इंपेयरमेंट लॉस मैक्सिमम कहाँ तक हो सकता है सर, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट तक हो सकता है, ठीक जी सर। और सर अगर इसके बाद भी कोई डिस्पोजल कॉस्ट आती है, मान लो अपना रिकवरेबल अमाउंट जीरो आता है और उसके बाद डिस्पोजल कॉस्ट आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसका अलग से प्रोविजन क्रिएट करेंगे अंडर आपका AS29। तो सर ये AS29 के अकॉर्डिंग प्रोविजन क्रिएट होगा और सर ये आपका इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा एज पर AS28। इट मींस ये है कि इंपेयरमेंट लॉस मैक्सिमम सर कैरिंग अमाउंट तक हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई डिस्पोजल कॉस्ट तो हम क्या करेंगे सर, उसका सेपरेट प्रोविजन क्रिएट करेंगे, ठीक जी सर। एन asset डज नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनवायरमेंटल लॉ, ठीक है, विच हैव बीन रिसेंटली एनेक्टेड। सर अभी क्या हुआ, रिसेंटली एक नया लॉ अनेक्ट हुआ एनवायरमेंट को लेके, और एक सर असेट है जो उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं करती, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसे डिस्पोज करना पड़ेगा। द असेट हैज येट टू डिस्ट्रॉयड एज पर द लॉ, सर हमें उस असेट को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। द असेट इन द इज कैरिड इन द बैलेंस शीट एट द ईयर एंड सर 6 लाख से, एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रॉइंग सर आपका 70,000 से। हाउ इज द असेट टू बी अकाउंटेड फॉर, आप सर असेट को कैसे अकाउंट फॉर करोगे सर, 6 लाख से इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा, 70,000 का हम लोग क्या करेंगे, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ये देखिए सर ये प्रोविजन क्रिएट हो जाएगा और सर ये आपका एक्सपेंडिचर ऑन अकाउंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस आ जाएगा 6 लाख का, ठीक, जिसे हम पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिवॉल्यूशन सरप्लस का बैलेंस नहीं दे रखा, ठीक। क्वेश्चन 8, वी लिमिटेड हैज ए फिक्स असेट, ठीक है, विच इज कैरिड इन द बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च एट ₹500 लाख। सर वी के पास एक फिक्स असेट है जिसका बैलेंस शीट में सर कैरिड अमाउंट कितने से 500 से है। एट दैट डेट द वैल्यू न्यूज सर आपका 400 है और नेट सेलिंग प्राइस सर 375 है। कैलकुलेट इंपेयरमेंट लॉस, कैरिंग अमाउंट माइनस रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ टू सर 400 है, 100 का इंपेयरमेंट लॉस आ गया। जर्नल एंट्री पास करनी सर आपने, सर इंपेयरमेंट लॉस अकाउंट डेबिट आपका टू प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस, P&L अकाउंट डेबिट टू इंपेयरमेंट लॉस, ठीक, 100 से। सर बैलेंस शीट में इसे कैसे दिखाएंगे सर, ये देखिए नेट ऑफ आपका डेप्रिसिएशन 500 है माइनस सर प्रोविजन फॉर इंपेयरमेंट लॉस 400 सर क्या करेंगे, इसे बैलेंस शीट में दिखा देंगे। ये देखिए ये अकाउंटिंग एंट्री आ गई, ठीक जी सर। चलिए ये इंपेयरमेंट लॉस आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, गुड ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड एक्वायर्ड ए सैचेट फिलिंग मशीन ऑन 1 अप्रैल X1 फॉर ₹60 लाख, ठीक, एक मशीन परचेज की सर कंपनी ने 60 लाख की 1 अप्रैल X1 को। द मशीन वाज एक्सपेक्टेड टू हैव ए प्रोडक्टिव लाइफ ऑफ 6 ईयर, सर जो मशीन की प्रोडक्टिव लाइफ है वो एक्सपेक्टेड है 6 ईयर, ठीक जी सर। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर X1 X2 द कैरिंग अमाउंट वाज 41 लाख, सर X1 X2 के बाद सर उसका कैरिंग अमाउंट जो है 41 लाख से, ठीक जी सर। A short circuit occurred in the financial year, but luckily the machine did not get badly damaged and was still in working order at the close of the financial year. सर एक शॉर्ट सर्किट हुआ, मशीन की कंडीशन खराब हुई, लेकिन हाँ अभी भी वो काम कर रही है, ठीक जी सर। द मशीन वाज एक्सपेक्टेड टू बी फेच ₹36 लाख इफ सोल्ड इन द मार्केट, सर आपका जो फेयर लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है 36 लाख का, ठीक जी सर।
द मशीन बाई इटसेल्फ इज नॉट कैपेबल ऑफ जनरेटिंग कैश फ्लो। सर मशीन इंडिविजुअल कैश फ्लो जनरेट नहीं कर सकती, लेकिन हाँ अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, अगर ये मशीन सर सीजीयू का पार्ट है तो क्या हम इंपेयरमेंट लॉस यहाँ पे इंडिविजुअल बेस पर रिकॉर्ड करेंगे। अगर सर सीजीयू में इंपेयरमेंट लॉस नहीं है तो हम यहाँ पे सर इंपेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सर ये असेट सर अल्टीमेट सीजीयू की पार्ट है, और सर सीजीयू जो कैश फ्लो जनरेट करके हमें देता है सर, वो कहीं ना कहीं सर इसके कैरिंग अमाउंट को रिकवर कर लेता है। ठीक जी सर। However, the smallest group of asset comprising of this machine also is capable of generating cash flow of 54 crore per annum. सर ये मशीन ना एक स्मॉल ग्रुप ऑफ असेट का पार्ट है, ठीक है, जो कि सर आपका कैश फ्लो जनरेट करता है कितने, 54 करोड़ पर एनम, एंड हैज ए कैरिंग अमाउंट ऑफ 3.46 करोड़। सर जो सीजीओ है ना, उसका जो कैरिंग अमाउंट है 3.46 करोड़ है। ऑल सच मशीन पुट टुगेदर कुड फैच ए सम ऑफ दिस वन इफ डिस्पोज्ड। अगर सर हम उसे बेचते भी है ना, तो सर ये आपका नेट सेलिंग प्राइस है। सर ये आपका कैश फ्लो जनरेट होंगे तो वैल्यू नहीं होती सर, इसकी पीवी बहुत ज़्यादा आएगी, तो देर इज नो इम्पेयरमेंट लॉस। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस। सर हम यहाँ पे लिखेंगे कि AS28 ये कहता है कि अगर इंडिविजुअल असेट है और उसमें इंपेयरमेंट है, लेकिन वो असेट अगर किसी सीजीओ का पार्ट है और उसमें इंपेयरमेंट लॉस नहीं है, तो फिर हम लोग इंपेयरमेंट लॉस इंडिविजुअल असेट पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक जी सर। चलिए इसका सोल्यूशन रीड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखता है, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ एन एसेट फाइंड आउट इंपेयरमेंट लॉस, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस और करंट ईयर डेप्रिसिएशन। सर हमें तीन चीजें कैलकुलेट करनी है, इंपेयरमेंट लॉस क्या, ट्रीटमेंट ऑफ इंपेयरमेंट लॉस और करंट ईयर डेप्रिसिएशन। ठीक जी सर। पर्टिकुलर्स ऑफ असेट, कॉस्ट ऑफ असेट सर 56 लाख है, यूजफुल लाइफ सर आपका 10 ईयर है, सैल्वेज वैल्यू सर नील है, करंट कैरिंग वैल्यू सर दिस वन है। देखिए अगर क्वेश्चन में करंट कैरिंग वैल्यू दे रखी है तो सर हम लोग उसे रिकैलकुलेट नहीं करेंगे जब तक क्वेश्चन ये ना कहे कि कोई एरर है या ओमिशन, या प्राइम फेसिस सर हमें कोई एरर या ओमिशन ना दिखाई दे। ठीक जी सर। यूजफुल लाइफ रिमेनिंग सर 3 ईयर है, रिकवरेबल अमाउंट सर 12 लाख है, तो आपका इंपेयरमेंट लॉस आ गया सर यहाँ पे 15.30 लैक्स। जो इंपेयरमेंट लॉस है $15.3 लाख से अपवर्ड रिवैल्यूएशन सर आपका 14 लाख है। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इंपेयरमेंट लॉस में पहले रिवैल्यूएशन सरप्लस एडजस्ट करेंगे, बैलेंस सर इसे क्या करेंगे पेंडल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक है। अच्छा अब सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सर कैरिंग अमाउंट माइनस इंपेयरमेंट लॉस, रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सर आपके 3 ईयर है, तो सर 4 लाख का पर एनम डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक जी सर। ये देखिए इंपेयरमेंट लॉस इंटू P&L अकाउंट, टोटल इंपेयरमेंट लॉस। ठीक जी सर। ये डेप्रिसिएशन आ गया। चलें आगे जी सर। रिवाइज कैरिंग अमाउंट सर आपका 12 लाख आ गया। क्वेश्चन 11 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बेसिकली क्या, इन्फॉर्मेशन आपको एक साल पहले की दे रखी है, फिर एक साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, और उसके बाद सर उस ईयर एंड की इन्फॉर्मेशन दे रखी है। ठीक जी सर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एक बार वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर मिलकर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। देखिए क्या लिख रहा है क्वेश्चन, ए प्लांट वाज एक्वायर्ड 15 years ago एट ए कॉस्ट ऑफ ₹5 करोड़। सर एक प्लांट एक्वायर किया गया था 15 ईयर पहले, कॉस्ट कितनी थी, 5 करोड़ थी। इट एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एज एट 31 मार्च X1 वाज 4.15 करोड़। ठीक जी सर। आइए पहले बात करते हैं 31 मार्च X1 को कैरिंग अमाउंट 5 करोड़ सर कॉस्ट है, 4.15 करोड़ सर आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, आपका सर ये कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक जी सर। डेप्रिसिएशन एस्टिमेटेड फॉर फाइनेंशियल ईयर X1 X2 इज 25 लाख। सर नेक्स्ट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है आपका 0.25 लाख है, 0.60 सर कैरिंग अमाउंट आ गया कब, 31 मार्च X2 को। ठीक जी सर। आगे देखिए क्वेश्चन क्या लिखते हैं, एस्टिमेटेड नेट सेलिंग प्राइस एज ऑन 31 मार्च X1, 31 मार्च X1 को सर नेट सेलिंग प्राइस 30 लाख, आपका 0.3 करोड़ हो गया, विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्लाइन बाय 20% बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। सर ये 20% से डिक्लाइन हो जाएगा, तो 0.24 आ गया कब, 31 मार्च X2 को। ठीक जी सर। इट्स वैल्यू न्यूज हैज बीन कंप्यूटेड एट 35 लाख एज ऑन 1 अप्रैल X1।
वैल्यू न्यूज 0.35 करोड़, विच इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाई 30% बाई द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो सर 30% से क्या आ जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो 0.35 माइनस 30%, 0.245 31 मार्च x2 को। ठीक जी सर। अब सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रिकवरेबल अमाउंट कितने से आएगा, हायर ऑफ 2 दैट इज 0.245। ठीक जी सर। अच्छा, अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। एज्यूमिंग दैट अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर सेटिस्फाइड, मतलब आपका इंडिकेटर एग्जिस्ट करते हैं। व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ दिस प्लान एज एट 31 मार्च x2। सर 31 मार्च x2 को क्या कैरिंग अमाउंट होगा, देखिए सर। अब यहाँ पे सर उसने क्वेश्चन में ना एक बार लैंग्वेज पढ़ेंगे, एज्यूमिंग अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट एएस आर सेटिस्फाइड व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट। वो ये कह रहा है सर इम्पेयरमेंट के बाद एक तरीके से पूछ रहा है कि कैरिंग अमाउंट क्या होगा, क्योंकि देखिए जनरली सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट। तो हम लोग क्या करते हैं, इम्पेयरमेंट लॉस से पहले कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। जैसे सर यहाँ पे आपका एक बार मैं क्वेश्चन निकाल लूँ जी सर, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आएंगे। यहाँ देखिए सर, जैसे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी आपने कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करना, ठीक है। तो कैरिंग अमाउंट सर हमने क्या किया था, बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट किया था, ठीक जी सर। लेकिन सर यहाँ पे वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज ऐसी है सर, वो आपको बता रहा है कि आपने क्या करना है, अप्लाई करना है इम्पेयरमेंट की जो कंडीशन पूरी हुई है। तो कैरिंग अमाउंट क्या होगा सर, देखिए कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट लॉस सर 0.60, आपका रिकवरेबल अमाउंट 0.245, तो इम्पेयरमेंट लॉस सर आपका 0.355, सर रिवाइज कैरिंग अमाउंट कितने से आएगा 0.60 माइनस 0.355, तो सर आपका ये रिवाइज कैरिंग अमाउंट आ गया। ठीक जी सर। सर यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन भी तो बन सकती है बेटा, अगर आपको लगता है डिफरेंट ओपिनियन बन रही है तो भी सर आप यही फॉलो करें, क्योंकि सर इंस्टीट्यूट ने इसको ऐसे फॉलो करा तो अननेसेसरी क्यों हम मार्क्स कटवाएं अपने एग्जाम में। ठीक, हाउ मच विल बी द अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑफ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडेड, सर कितना अमाउंट आप राइट ऑफ करेंगे। सर हम राइट ऑफ करेंगे दिस वन, ये अपना इम्पेयरमेंट लॉस का अमाउंट है। ठीक जी सर। एक काम करते हैं, एक एक आंसर को टिक कर लेते हैं। कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट, ये देखिए सर, ये कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट दे दिया। ठीक जी सर। सर आपके हिसाब से क्या होना चाहिए बेटा, मेरे हिसाब से यही आंसर होना चाहिए, क्योंकि उसने ना यहाँ पे बोला है क्लियर ना, एज्यूमिंग अदर दैट अदर कंडीशन फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ द इम्पेयरमेंट आर सेटिस्फाइड। आप एक काम करेंगे, जो सोल्यूशन करेंगे ना तो लिखेंगे कैरिंग अमाउंट बिफोर इम्पेयरमेंट, ठीक, फिर रिकवरेबल अमाउंट, फिर सर आपका इम्पेयरमेंट लॉस, फिर आप कैलकुलेट करेंगे कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस, तो ये कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक जी सर। सेकंड सर उसने बोला है आप कितना अमाउंट राइट ऑफ करेंगे, सर हम लोग अमाउंट राइट ऑफ करेंगे सर आपका 35.50। ठीक जी सर। चलिए, इफ द प्लांट हैड बीन रिवैल्यूड 10 ईयर अगो, सर अगर प्लांट 10 ईयर पहले रिवैल्यू होता एंड द करंट रिवैल्यूएशन सरप्लस अगेंस्ट दिस प्लांट वर 12 लाख, अगर इसके अगेंस्ट सर 12 लाख से रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस होता, हाउ वुड यू आंसर द क्वेश्चन 1 एंड 2। आप क्वेश्चन 1 और 2 का आंसर कैसे देते, तो सर उस केस में हम लोग क्या करते, रिवाइज कैरिंग अमाउंट तो सर अपना इतना ही आता, यही आता। तो जो इम्पेयरमेंट लॉस है सर 0.355 का, उसमें से 0.12 रिवैल्यूएशन सरप्लस के साथ एडजस्ट करते, और आपका 0.355 माइनस 0.12, 0.235 हम लोग क्या करते सर, चार्ज करते कहाँ पे, पी एंड एल अकाउंट में। ठीक जी सर। चलिए, इफ द वैल्यू इन यूज वाज 0 and the enterprise were required to incur a cost of 2 lakh to dispose the plant, what would be the answer, your response to question 1 and 2। मतलब इसको इग्नोर करना, इन दोनों का आंसर देना है। तो सर देखिए, अगर वैल्यू न्यूज 0 होती और आपका डिस्पोजल कॉस्ट 2 लाख से होती, तो सर आपका रिकवरेबल अमाउंट 0 बन गया। तो सर हम लोग क्या करते, पूरे 0.60 के अमाउंट को सर एज ए इम्पेयरमेंट लॉस रिकॉर्ड करते, और सर आपका जो 2 लाख है सर आपका 0.02 आ जाएगा, 0.02, क्योंकि करोड़ में हमने इन्फॉर्मेशन दी है। तो सर इसे हम क्या करेंगे सर, प्रोविजन क्रिएट करेंगे। ठीक जी सर। अच्छा, यहाँ पे लैक्स है तो कोई बात नहीं, लैक्स में लिख लो, करोड़ में आएगा तो 0.02 आ जाएगा। ठीक, ये आपका 0.6 आ जाएगा। चलें, हाँ जी सर। चलिए, इसी के साथ सर सारे इलस्ट्रेशन क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब हम क्या करेंगे सर, अब हम MCQ डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ठीक है, आइए MCQ पे चलते हैं।
इफ देयर इज इंडिकेशन दैट एन असेट मे बी इम्पेयर्ड, सर अगर इस बात का इंडिकेशन है कि एक असेट सर क्या है, इम्पेयर्ड हो सकती है, बट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ द असेट इज मोर देन द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट, द फॉलोइंग आर ट्रू। सर उस केस में हम लोग क्या करते हैं, सर जो असेट की रिमेनिंग यूजफुल लाइफ होती है, आपका सर स्क्रैप वैल्यू होती है, और आपका सर मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन होता है, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस होता है, सर हम उसे रिव्यू करते हैं। ठीक जी सर। देखिए बात सुनिए ध्यान से ना, अगर रिकवरेबल अमाउंट कम आ गया कैरिंग अमाउंट से, तो फिर इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये है कि आपका अगर रिकवरेबल अमाउंट कम आ गया कैरिंग अमाउंट से, इसका मतलब सर इंपेयरमेंट लॉस आ गया। लेकिन सर अगर रिकवरेबल अमाउंट ज्यादा तो इंपेयरमेंट लॉस नहीं आएगा, तो हम रिव्यू करेंगे उस केस में। ठीक जी सर। द फॉलोइंग आर ट्रू, नो फर्दर एक्शन इज रिक्वायर्ड, नो। The entity should review the remaining useful life, scrap value and method of depreciation and amortization for the purpose of AS10। सर ये आंसर आ गया। The entity can follow either A और B, no। सर ये आ जाएगा बी आंसर ना। ठीक जी सर। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देता हूँ सर, एडवांस अकाउंट के जितने भी सर स्टडी मटेरियल के एमसीक्यू हैं, सारे के सारे मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में अपलोड कर रखे हैं। मतलब सर एक वीडियो डाल रखी है जिसमें सारे सर चैप्टर कवर हैं, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक जी सर। इन केस गुडविल अपीयर इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। सर देखिए अगर गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होती है तो उस केस में हम क्या करते हैं सर, आपका बॉटम अप टेस्ट और टॉप डाउन टेस्ट, सर दो अप्रोच फॉलो करते हैं। ठीक जी सर। अप्लाई बॉटम अप टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड, नो। अप्लाई टॉप डाउन टेस्ट, नो। अप्लाई बोथ, बोथ आ जाएगा सर, बॉटम अप टेस्ट एंड टॉप डाउन टेस्ट इफ गुडविल कैन नॉट बी एलोकेटेड टू सीजीयू। और सर सेम कॉन्सेप्ट हमारा होता है आपका कॉर्पोरेट असेट के लिए। ठीक जी सर। इन केस ऑफ कॉर्पोरेट असेट इन द बैलेंस शीट ऑफ एन एंटिटी द फॉलोइंग इज ट्रू। सर अप्लाई बोथ आ जाएगा, अप्लाई बॉटम अप, अप्लाई टॉप डाउन, अप्लाई बोथ आ गया। ठीक जी सर। चलिए इन केस रिवर्सल ऑफ इंपेयरमेंट लॉस विच स्टेटमेंट इज ट्रू। देखिए सर अगर सर इंपेयरमेंट लॉस को हम रिवर्स करते हैं तो उस केस में सर गुडविल के ऊपर जो इंपेयरमेंट लॉस था वो भी रिवर्स हो सकता है अगर कुछ कंडीशन पूरी हो जाए। ठीक जी सर। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन नेवर बी रिवर्स्ड, हालांकि इंडेस 36 में ऐसा होता है, लेकिन एएस 28 में सर ऐसा नहीं होता। ठीक जी सर। इंडेस 36 सर हम आपको सीए फाइनल में पढ़ाएंगे, वहां पे सर गुडविल अगर एक बार राइट ऑफ होगी तो वो रिवर्स नहीं होती। ठीक जी सर। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन बी रिवर्स्ड विदाउट एनी कंडीशन, नो। गुडविल रिटर्न ऑफ कैन बी रिवर्स्ड ओनली इफ सर्टेन कंडीशन आर मेट। ठीक जी सर। सी आंसर आ गया। चलिए अब चलते हैं सर एएस 26 पे। एएस 26 का नाम है इंटेंजिबल असेट। इंटेंजिबल असेट बेसिकली वो असेट होती है सर जो आपका आइडेंटिफिएबल होती है, नॉन मॉनेटरी होती है, विदाउट फिजिकल सब्सटेंस होती है, और जिनको एंटिटी हेल्ड करती है फॉर यूज इन द प्रोडक्शन और सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और रेंटल टू अदर और फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज। सर इंटेंजिबल असेट को हम लोग बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे एज ए असेट अगर वो इंटेंजिबल असेट की डेफिनेशन पूरा करती है और साथ में से दो कंडीशन पूरा करती है। पहली कंडीशन सर असेट को यूज करके एंटिटी फ्यूचर में बेनिफिट ड्राइव करेगी, और सर जो असेट के ऊपर कॉस्ट इनकर्ड की है उसका रिलायबल एस्टिमेट लग पा रहा है। तो हम कह सकते हैं सर इंटेंजिबल असेट वो असेट होती है जो 5 कैरेक्टरिस्टिक रखती है। सबसे पहले विदाउट फिजिकल सब्सटेंस, मींस सर हम असेट को टच नहीं कर सकते, आपका सर देख नहीं सकते। सेकंड सर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब क्या है कि असेट से सर या तो बेनिफिट इंक्रीज होंगे या सर असेट को यूज करके सर खर्चे डिक्रीज होंगे। थर्ड सर आपका नॉन मॉनेटरी। देखिए मॉनेटरी एसेट वो एसेट होती है सर जिसका अमाउंट बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स होता है। इट मींस क्या है कि इट मींस ये कि जैसे मान लो मेरी बैलेंस शीट में ना एक एसेट है और मैंने अमाउंट 4 लाख लिख रखा है, तो मैं थर्ड पार्टी सर 4 लाख अमाउंट ही क्लेम कर लूंगा सर, इसे हम बोलते हैं मॉनेटरी। ठीक जी सर। इंटेंजिबल एसेट सर नॉन मॉनेटरी होती है, मींस हम सर जितना अमाउंट बुक्स में दिखाते सर उतना क्लेमेबल अमाउंट नहीं होता सर, अमाउंट डिफरेंट हो सकता है। ठीक जी सर। सर इंटेंजिबल एसेट आइडेंटिफिएबल होनी चाहिए। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है कि सर हम असेट को सेपरेट कर पाए इंडिविजुअल बेस पे या ग्रुप के साथ सर, हम उसे बेच सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं सर, रेंट पे दे सकते हैं। गुडविल को सर आइडेंटिफिएबल एसेट माना जाता है। ठीक। फिफ्थ सर इंटेंजिबल एसेट के ऊपर एंटिटी का कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल का मतलब क्या है कि सर एंटिटी ना सर बेनिफिट ड्राइव करेगी और किसी और एंटिटी को बेनिफिट ड्राइव करने से रोक सकते हैं। ठीक जी सर। इंटेंजिबल एसेट को सर हम कैसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, देखिए अगर हमने एसेट को परचेज किया सर कॉस्ट प्राइस पे। ठीक जी सर। अगर सर हमने उसे सेल्फ जनरेट किया तो सर यहाँ पे ना बेसिकली सर जो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट है वो दो टाइप के होते हैं। एक वो सर जिनके ऊपर हम कॉस्ट इनकर्ड करते हैं, एक वो जिनके ऊपर हम कॉस्ट इनकर्ड नहीं करते। सर वो असेट जिनके ऊपर हम कॉस्ट इनकर्ड नहीं करते, बेसिकली वो असेट ऐसी असेट होती है सर जो वक्त के साथ डेवलप होती है। जैसे सर आपका गुडविल हो गया, ब्रांड नेम हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, कॉपीराइट हो गया। ठीक जी सर।
सर इन असेट को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे अगर ये सेल्फ जनरेटेड है, और अगर हमने इनके ऊपर कोई कॉस्ट इनकर्ड कर भी दी तो हम लोग ये मानेंगे कि हमने बिजनेस के ऊपर खर्चा किया और उसे P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक जी सर। सर एक वो सेल्फ जनरेटेड इंटेंजिबल एसेट होती है जिनके ऊपर हम कॉस्ट इनकर्ड करते हैं और हम उन्हें रिकॉर्ड करेंगे। सर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, देखिए सर जो खर्चा इनकर्ड करेंगे ना हम लोग इंटेंजिबल एसेट के ऊपर जो आपकी सेल्फ जनरेटेड है, सर उसको हमने दो कैटेगरी में बांट दिया, एक रिसर्च फेज एक डेवलपमेंट फेज। सर जो रिसर्च फेज का खर्चा उसे हम क्या करते हैं P&L अकाउंट में चार्ज करते हैं, डेवलपमेंट फेज के खर्चे को हम क्या करते हैं सर कैपिटलाइज करते हैं टू दी एक्सटेंट ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। ठीक जी सर। अगर सर जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट है वो ज्यादा है तो सर जितना हमने कॉस्ट इनकर्ड किया उसे कैपिटलाइज कर देंगे, डेवलपमेंट फेज में जितना हमने कॉस्ट इनकर्ड किया सर उसे कैपिटलाइज कर देंगे। और सर अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट कम है तो एक्सपेक्टेड बेनिफिट तक का अमाउंट कैपिटलाइज करेंगे, डिफरेंस सर क्या करेंगे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। सर इंटेंजिबल एसेट को सर हम एमोटाइज करते हैं इन द रेशियो ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट। अगर सर एक्सपेक्टेड बेनिफिट आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा तो सर हम लोग क्या करेंगे सर एसएलएम मेथड लगाएंगे और यूजफुल लाइफ सर 10 ईयर कंसीडर करेंगे। ठीक जी सर। सर सॉफ्टवेयर और वेबसाइट के केस में हम क्या करते हैं 3 to 5 ईयर सर आपका यूजफुल लाइफ कंसीडर करते हैं। ठीक जी सर। चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक बात और सर, अगर हमने कोई अमाउंट इनकर्ड किया, अगर वो अमाउंट सर जो हमने इनकर्ड किया इंटेंजिबल एसेट की डेफिनेशन क्वालिफाई नहीं करता तो सर उसे हम क्या करते हैं खर्चा मानते हैं और P&L अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपका है ये पेज नंबर 5.204 पे। एक कॉन्सेप्ट और, अगर इंटेंजिबल सेट को हमें एमोटाइज करना था और हमने एमोटाइज नहीं किया तो सर फिर वो अपने लिए क्या बन जाएगी, प्राइवेट एरर बन जाएगी। और जिस ईयर में सर हम लोग उसे एमोटाइज करेंगे उस ईयर के बिगिनिंग तक सर जितना डेप्रिसिएशन बनेगा, जितना एमोटाइजेशन का अमाउंट बनेगा सर उसे हम एज ए प्राइवेट एक्सपेंसेस दिखाएंगे। ठीक जी सर। ABC Limited developed know-how by incurring expenditure of 20 lakh. The know-how was used by the company from 1st April X1। ठीक सर, नो हाउ को हमने क्या किया सर यूज करना स्टार्ट किया 1st April X1 से। यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट इज 10 ईयर फ्रॉम द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इट्स यूज। तो सर आपका 2 लाख पर एनम के हिसाब से क्या आ जाएगा डेप्रिसिएशन। ठीक जी सर। द कंपनी हैज नॉट एमोटाइज द असेट टिल 31st March X8। सर यहाँ पे 7 ईयर हो गए जी सर। तो सर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन सर आपका P&L अकाउंट में चला जाएगा एज ए डेप्रिसिएशन के नाम से। ठीक जी सर। और सर जो अर्लियर 6 ईयर है, क्योंकि यहाँ पे 7 ईयर का गैप है ना, तो जो अर्लियर 6 ईयर इंटू 2 सर 12 का अमाउंट जो है सर वो आपका एज ए प्राइवेट एक्सपेंसेस के नाम से P&L अकाउंट में चार्ज करेंगे। ठीक जी सर। पास जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द वैल्यू ऑफ द नो हाउ एज पर द AS 26 फॉर द ईयर एंडेड 31st March आपका 8। सर P&L अकाउंट डेबिट आपका प्राइवेट आइटम है। एमोटाइजेशन सर आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है टू नो हाउ। ठीक जी सर। चलिए, द कंपनी हैड स्पेंड ₹45 lakh फॉर पब्लिसिटी एंड रिसर्च एक्सपेंसेस ऑन वन ऑफ इट्स न्यू कंज्यूमर प्रोडक्ट विच वाज मार्केटेड इन द अकाउंटिंग ईयर X1 X2 बट प्रूव्ड टू बी ए फेलर। सर देखिए, अगर हमने रिसर्च फेज पे खर्चा किया है और वो फेल कर जाता है तो सर हम पूरे अमाउंट को क्या करेंगे सर P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। इवन सर अगर मान लो हम किसी एसेट को डेवलप कर रहे हैं और सर एक स्टेज पे आके एसेट फेल कर जाती है तो हम लोग क्या करेंगे सर, जितना भी अमाउंट हमने आज तक इनकर्ड किया उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। स्टेट हाउ यू विल डील द फॉलोइंग मैटर इन द अकाउंट ऑफ यू लिमिटेड। सर हम क्या करेंगे पूरे अमाउंट को P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। चलिए इलस्ट्रेशन 3, ए कंपनी विद ए टर्नओवर ऑफ ₹250 crore and an annual advertising budget of ₹2 crore had taken up the marketing of a new product। ठीक सर, अगर हम किसी न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, आपका एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंडिचर इनकर्ड करते हैं, तो सर हम उससे एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉर्ड नहीं करेंगे उस खर्चे को, बल्कि सर उसे क्या करेंगे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। ठीक जी सर। And an annual advertising budget of ₹2 crore had taken up the marketing of a new product. It was estimated that the company would have a turnover of ₹25 crore from the new product। देखिए सर, नो डाउट इससे हमें फ्यूचर में बेनिफिट मिलेंगे सर, लेकिन इन बेनिफिट के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता, ये एक आइडेंटिफिकेबल एसेट नहीं होती, इसलिए सर हम इसे कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। ठीक, द कंपनी हैड डेबिटेड टू इट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 2 crore इनकर्ड ऑन एक्सटेंसिव स्पेशल इनिशियल एडवर्टाइजमेंट कंपेनिंग फॉर न्यू प्रोडक्ट। इज द प्रोसीजर अडोप्टेड बाय द कंपनी करेक्ट? यस सर करेक्ट है, क्योंकि ये अमाउंट P&L अकाउंट में चार्ज होना था। ठीक जी सर। सर हमें AS का आंसर कैसे लिखना चाहिए, इसके लिए मैंने अलग से वीडियो भी डाल रखी है,
एक बार उस वीडियो को आप रेफर कर लेना, ठीक जी सर। चलिए, इलस्ट्रेशन खत्म हो गई, क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सर देखिए क्या होता है, हम इंटेंजिबल असेट को सर एमोटाइज करेंगे इन द रेस ऑफ एक्सपेक्टेड बेनिफिट, ठीक जी सर। हाँ, अगर सर एक्सपेक्टेड बेनिफिट में, यूजफुल लाइफ में, या सर आपका कॉस्ट में कोई भी चेंज आता था, हम उसका इंपैक्ट कैसे लेंगे सर, प्रोस्पेक्टिव बेस पे लेंगे और उसे सर एज ए चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मानेंगे एज पर AS5, ठीक। स्विफ्ट लिमिटेड एक्वायर्ड ए पेटेंट एट ए कॉस्ट ऑफ ₹80 लाख फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर एंड द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इज ऑल्सो 5 ईयर। सर जो स्विफ्ट लिमिटेड उसने क्या किया, एक पेटेंट एक्वायर किया सर 80 लाख का, आपका 5 साल की उसकी लाइफ है, ठीक है जी सर। द कंपनी कैपिटलाइज द कॉस्ट एंड स्टार्टेड एमोटाइजिंग द असेट एट ₹10 लाख पर एनम। अगर आप वैसे SLM मेथड के हिसाब से देखेंगे तो 80 लाख डिवाइड बाई 5, 16 लाख का अमाउंट सर एमोटाइज होना चाहिए। लेकिन सर वो कह रहा है कि उसने 10 लाख का अमाउंट एमोटाइज किया। वो उसने क्यों ऐसा किया, एक बार देखते हैं। द कंपनी हैड एमोटाइज द पेटेंट एट 10 लाख पर एनम इन फर्स्ट 2 ईयर ऑन द बेसिस ऑफ द इकोनॉमिक बेनिफिट ड्राइव्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड अंडर द पेटेंट, ठीक। अच्छा, एक्सपेक्टेड बेनिफिट के हिसाब से सर उसने क्या किया, ये अमाउंट एमोटाइज कर दिया, बिल्कुल ठीक है सर। तो हम लोग सर एमोटाइज मेथड में सबसे पहले क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड बेनिफिट आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट नहीं तो SLM लगाएंगे, ठीक जी सर। तो सर फर्स्ट ईयर का एमोटाइजेशन अमाउंट सर आपका 10 लाख है, सेकंड ईयर का सर एमोटाइज्ड अमाउंट आपका 10 लाख है, तो 60 लाख से सर क्या आ जाएगा, आपका कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। ठीक जी सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 2 ईयर इट वॉज फाउंड दैट द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मे कंटिन्यू फॉर अनदर 5 ईयर फ्रॉम देम। सर 2 साल के बाद ये पता लगा कि जो लाइफ साइकिल है ना वो कंटिन्यू 5 साल और रहेगा। मतलब टोटल यूजफुल लाइफ सर एक तरीके से 7 ईयर होगी। तो मैं कह सकता हूँ सर जो रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 3 ईयर थी अब वो 5 ईयर होगी। तो हम इसका इंपैक्ट कैसे लेंगे सर, प्रोस्पेक्टिव बेस पे, ठीक जी सर। द पेटेंट वाज रिन्यूएबल एंड स्विफ्ट लिमिटेड गोट इट रिन्यूड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर, ठीक है। द नेट कैश फ्लो फ्रॉम द प्रोडक्ट ड्यूरिंग द दीज 5 ईयर वर एक्सपेक्टेड टू बी 36 लाख, 46 लाख, 44 लाख, 40 लाख और 34 लाख। तो हम लोग क्या करेंगे सर, 60 लाख के अमाउंट को सर इस रेशो में एलोकेट कर लेंगे, ठीक है जी सर। तो 36 प्लस 46 प्लस आपका 44 प्लस 40 प्लस आपका 34, सर ये 200 का अमाउंट आ गया। तो अगर 36 डिवाइड बाई 200 करें तो 0.18, 0.23, अगर 46 डिवाइड बाई 200 करें 0.22, आपका 0.2 और 0.17। तो हम लोग क्या करेंगे सर, इस रेशो में 60 लाख को एमोटाइज करते हैं। ये देखिए सर, चले आगे। हाँ जी सर, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। AB Limited launched a project for producing product X in October X1, ठीक है सर। AB Limited ने क्या किया, एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया सर प्रोडक्ट X को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है जी सर, अक्टूबर X1 में। द कंपनी इनकर्ड 20 लाख टुवर्ड रिसर्च, ठीक है। ड्यू टू प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशन द मैनेजमेंट केम टू कंक्लूजन दैट द प्रोडक्ट कैन नॉट बी मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड इन द मार्केट फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। तो सर यहाँ पे एक तरीके से हमारी रिसर्च ही फेल कर गई। तो हम लोग क्या करेंगे सर, जो अमाउंट हमने इनकर्ड किया उसे P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, अगर सर यहाँ पे रिसर्च सक्सेस भी हो जाती ना तो फिर डेवलपमेंट फीस का खर्चा कैपिटलाइज होता सर, ये अमाउंट तभी कहाँ जाता है, P&L अकाउंट में ही चार्ज होता, ठीक। द मैनेजमेंट हैंस वांट टू डेफर द एक्सपेंडिचर रिटर्न ऑफ टू फ्यूचर ईयर। सर देखिए डेफरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं, आप ये लिखेंगे एज पर AS 26 इफ एनी रिसर्च एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन एनी एसेट देन सच एक्सपेंडिचर शैल बी चार्ज इनटू P&L अकाउंट, ठीक जी सर। और सर क्योंकि यहाँ पे रिसर्च का खर्चा है इसे हम डेफर नहीं कर सकते, हम क्या करेंगे सर P&L अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक। एडवाइस द कंपनी एज पर द एप्लीकेबल AS। क्वेश्चन नंबर 12। ड्यूरिंग X1 X2 an enterprise incurred cost to develop and produce a routine low risk computer software product as follows। सर X1 X2 में क्या किया, एंटरप्राइज ने कोस्ट इनकर्ड की डेवलप और प्रोड्यूस के लिए एक रूटीन लो रिस्क कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के ऊपर, ठीक जी सर। कंप्लीशन ऑफ द डिटेल प्रोग्राम डिजाइन सर फेज 1 50,000 का खर्चा किया। कोडिंग एंड टेस्टिंग सर फेज 2 में 40,000 का खर्चा किया। अदर कोडिंग कोस्ट फेज 3 फेज 4 सर आपका 63,000 का खर्चा किया। टेस्टिंग कोस्ट सर आपका 18,000 का खर्चा किया। प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल सर आपने 19,500 का खर्चा किया। पैकिंग द प्रोडक्ट सर, पैकिंग का जो खर्चा होता है वो आपका एक तरीके से सेलिंग एक्सपेंडिचर होता है, ठीक। बाकी पैकिंग एक्सपेंडिचर का क्या ट्रीटमेंट होता है सर, हम इस कॉन्सेप्ट को AS2 में डिस्कस करते हैं, ठीक जी सर। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फेज 2 इट वाज एस्टेब्लिश दैट द प्रोडक्ट इज टेक्निकली फिजिबल फॉर द मार्केट। इसका मतलब सर यहाँ से डेवलपमेंट फेज स्टार्ट हो गई है। तो ये रिसर्च फेज का खर्चा सर P&L अकाउंट में जाएगा।
डेवलपमेंट फेज पे देखिए सर, आपका फेज 3 फेज 4, फेज 3 फेज 4 मतलब ये दोनों सर आपके कैपिटलाइज हो जाएंगे, ये कैपिटलाइज हो जाएगा। प्रोडक्ट मास्टर फॉर ट्रेनिंग मटेरियल सर, ये कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक जी सर। सर ये आपका कैपिटलाइज नहीं होगा, तो इसे पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। 63,000 प्लस 18,000 प्लस 19,500 सर, ये अमाउंट हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज कर देंगे। इस बात को दोबारा बोल देता हूँ, इस अमाउंट को क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट हाउ द अबव रेफर्ड कॉस्ट टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैपिटलाइज पैकिंग कॉस्ट सर पीएनएल अकाउंट में चार्ज हो जाएगा। रिसर्च फीस सर 90,000 आप क्या करेंगे, पीएनएल अकाउंट में चार्ज कर लेंगे, ठीक जी सर। चलिए अब चलते हैं एमसीक्यू पे। देखिए क्या लिखता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड विद इन द स्कोप ऑफ AS 26। इंटेंजिबल सेट हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सर, आपका यहाँ पे कवर नहीं होगा। असेट राइजिंग फ्रॉम एम्प्लॉय बेनिफिट सर, यहाँ पे कवर नहीं होगा। बोथ ए एंड बी सर, ये आंसर आ जाएगा। रिसर्च एंड आपका डेवलपमेंट एक्टिविटी सर AS 26 में कवर होती है, ठीक है जी सर। चलिए आगे लिखता है, इंटेंजिबल सेट इज रिकॉग्नाइज्ड इफ इट मीट द डेफिनेशन ऑफ एन इंटेंजिबल सेट, बिल्कुल ठीक है। इट्स प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट विल फ्लो, बिल्कुल ठीक है। द कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, बिल्कुल ठीक है। तो सर ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा। आगे क्वेश्चन लिखता है, सन लिमिटेड हैज परचेज्ड ए कंप्यूटर विद वेरियस एडिशनल सॉफ्टवेयर, दीज आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। सर देखिए कंपनी ने क्या किया सर, एक कंप्यूटर परचेज किया एडिशनल सॉफ्टवेयर के साथ। मैं आपको बता देता हूं, जब हम लोग सर असेट परचेज करते हैं तो कई बार क्या होता है, टेंजिबल असेट और इंटेंजिबल असेट एक साथ आ जाते हैं, ठीक जी सर। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर सर टेंजिबल असेट का अमाउंट मटेरियल है तो हम लोग सर टेंजिबल असेट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे सर आपका लैपटॉप परचेज किया, मोबाइल परचेज किया, उसमें कुछ जनरल सॉफ्टवेयर आता है, ठीक जी सर। अगर सर इंटेंजिबल असेट का अमाउंट मटेरियल है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटेंजिबल असेट रिकॉर्ड करते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, टैली का सॉफ्टवेयर लिया और पेन ड्राइव में लिया, तो सर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको कैरी करने के लिए सॉफ्टवेयर को मेरे को सर एक डिवाइस चाहिए, तो उन्होंने क्या किया, पेन ड्राइव दे दी, ठीक जी सर। तो सर यहाँ पे इंटेंजिबल असेट में पूरा अमाउंट रिकॉर्ड करेंगे। अगर सर दोनों का अमाउंट मटेरियल है, टेंजिबल और इंटेंजिबल, तो हम लोग क्या करेंगे सर, टोटल अमाउंट को टेंजिबल और इंटेंजिबल में एलोकेट कर लेंगे, ठीक जी सर। Sun Limited has purchased a computer with various additional software. These are integral part of the computer. तो सर हम लोग क्या करेंगे, टेंजिबल असेट रिकॉर्ड करेंगे। Which of the following are true in context of AS 26? Recognize computer and software as tangible asset, बिल्कुल ठीक है। H Limited develop a technology to enhance the battery life of mobile device, ठीक। सर कंपनी ने क्या किया, सर एक टेक्नोलॉजी डेवलप की है जिससे सर मोबाइल जो डिवाइस है उसकी बैटरी की लाइफ सर एनहांस हो जाएगी। H has capitalized development expenditure of 5 lakh, ठीक है। H estimate the life of the technology developed to be 3 year, but the company has forecast that 50% of the sale will be in year 1, 35% in year 2 and 15% in year 3. What should be the amortization charge in the second year? सर हम लोग क्या करेंगे, अगर एक्सपेक्टेड बेनिफिट आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं तो सर उस रेशो में एलोकेट करेंगे जी सर। तो 5 लाख इंटू 35% आ जाएगा सेकेंड ईयर का एमोटाइजेशन अमाउंट सर 175 आ गया। चलें जी सर। चलिए इसी के साथ सर अपना AS 28 AS 26 समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाँ इस बार एग्जाम को फोड़ के आएंगे।